गलवान की एरिया से दोनों देश के सैनिक पीछे हट रहे हैं। ये खबर तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि फॉर अ चेंज वो उधर जा रहे हैं जिस तरफ उनको जाना चाहिए, अपने घर की तरफ। मगर अगर आप पूरा सिचुएशन एक बार देखें तो कुछ हेवी आर्मर्ड व्हीकल्स एक्सेट्रा जो है वो अभी भी पीछे हैं। तो होपफुली वहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म दोनों फोर्सेस ने एग्री करके बनाया हुआ है कि एक दूसरे का वेरिफिकेशन होगा एरिया इवैक्यूएट किया है नहीं, तो उस मैकेनिज़्म के ज़रिए इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। मगर अगर आप ओवरऑल ईस्टर्न लद्दाख का पिक्चर देख लें तो जैसे कि सबसे नॉर्थ में डीबीओ के करीब 30 किलोमीटर साउथ में वाई जंक्शन के एरिया में, देपसांग में वाई जंक्शन, उस एरिया में चाइनीज़ पेट्रोल आके बैठी हुई है। मगर यही सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ये है कि वहाँ पे और बिल्डअप नहीं हुआ है। जो पेट्रोल आई थी वही बैठी हुई है, ना ही वहाँ पे कोई हेवी इक्विपमेंट या कोई कंस्ट्रक्शन स्टोर्स वगैरह वहाँ पे लाए गए हैं। होपफुली यहाँ से वो लोग टाइम पे अपना वापस चले जाएंगे। पिछले पुराने अगर हिस्ट्री इस एरिया के देखें तो ऐसे पेट्रोल चाइनीज़ के आते हैं और वे वापस चले जाते हैं। ये जो एरिया है ये हमारे मतामत से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे करीब 17 किलोमीटर जो है हमारी एरिया के अंदर आता है। मगर अगर आप चाइनीज़ व्यू देखें तो चाइनीज़ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इसके 5 किलोमीटर और भी वेस्ट में और भी हमारी तरफ है। तो जो भी हो, जहाँ तक कि इसको रीइंफोर्स नहीं किया जाता और ये टाइम पे अपना वापस चले जाते हैं पेट्रोलिंग के बाद में, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। या अगर आप नीचे देखें पैंगोंग त्सो और फिंगर्स के एरिया में, वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। फिंगर्स के एरिया में फिंगर फोर्स से अभी तक इन्होंने जो एग्रीड विड्रॉल था वो विड्रॉल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी उनके एलिमेंट्स वहाँ पे हैं। और फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जहाँ कि हम पहले पेट्रोल करते थे और वो भी पहले पेट्रोल करते थे, वहाँ पे हम लोगों को और ये लोग जाने में बाधा दे रहे हैं। तो होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आस्ते आस्ते रिजॉल्व होंगी। मगर चाहे रिजॉल्व हो अभी या चाहे रिजॉल्व हो कुछ दिनों बाद, जो चीज़ हमने इन बिटवीन ध्यान में रखना है वो ये है कि इनकी जो डेप्थ फॉर्मेशंस है, लेट्स से 4 मेक डिवीजन, 6 मेक डिविजन्स, जो कि एक्साइज के बाद फॉरवर्ड डिप्लॉयड थी, अर्ली एप्लीकेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अगर ज़रूरत पड़े तो ये फॉर्मेशंस अभी तक अपनी पीस टाइम लोकेशंस में नहीं गई है। कुछ ऐसे फॉर्मेशंस भी है जो टिबेट के बाहर से लाए गए थे टिबेट के अंदर, वो भी फॉर्मेशंस गए हैं वापस से नहीं गए हैं, इसकी हमारे पास खबर नहीं है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट डेप्थ में है ये हमारे लिए आगे बहुत मायने रखता है। As far as the Bhutanese territorial issue is concerned, the Chinese are trying to raise a bogey unnecessarily. Sakting Wildlife Sanctuary was never really a part of China, was never really disputed. It was undisputedly an integral part of Bhutan. Now they are trying to actually pressurize Bhutan by bringing up this issue that this particular wildlife sanctuary should not be funded because it's in a contested area. But that's not the case really, it's very much Bhutan's. If you go back a little bit, there were 5 odd places in Bhutan which the Chinese claimed. That includes the Doklam area where we had this standoff for about 73 days in 2017. In fact, the Chinese had promised the Bhutanese informally that they would not lay claim to the other 4 areas in case they give off the Doklam area to Chinese. But they didn't agree to the Chinese proposal at that stage, and I don't think Bhutan is going to agree to that kind of proposal at all. So the entire Sakting Wildlife Sanctuary, I feel, is absolutely got bearing no weightage at all. The move back from Galwan of both sides, and especially the Chinese side, well, it's a welcome sign because for once it's in the right direction for both the forces. It's homewards. Well, that having said, at Galwan there is a move back of their elements from PP14 and also further south from PP15 Alpha and PP17. So that's all a very good sign, and hopefully the hot springs area will also get cleared. But in Galwan area itself, in the depth, there is heavy armor of the Chinese, but still over there. So hopefully in the next phase or the next to next phase, as has been planned in between the commanders on both sides, I hope it will go on. And there's a method of verification which has been arrived at by both parties. So as long as that method of verification is followed, maybe we will have much lesser chances of, let's say, any casualties like we had on the 15th of June over there.
at Galwan and PP14 area. But if you take an overview of the situation, well, we had an incursion south of DBO, that's about good 30 kilometers south, where one of the patrols came and sat down. Now, that is an area where they have been earlier also, and they have come over there and sat down for a couple of days and gone back. Now, the point is, there is no build up on this patrol. There is no heavy equipment which has been moved to this patrol location at this point in time. And this patrol, though it's about good 17 kilometers inside our territory, by our perception of the line of actual control, by their perception, the line of actual control actually lies another 5 kilometers to the west inside us, as far as they're concerned. So at this point in time, there's nothing too much to worry about. What's worrying is the Pangong Tso area and the Fingers area. See, in Fingers area up to point Finger 4, at Finger 4, they were supposed to be thinning out, which they have done only partially. And beyond Finger 4 till Finger 8 was an area that we used to patrol, and they used to patrol. And well, this has gone on for some time, but now they are not allowing us to go. So that's where I think you will find some resistance as we progress in terms of disengagement is concerned. But notwithstanding all disengagements that we see at the front lines along the line of actual control, what is important is to keep an eye on their forces, their formations in depth. As yet, 4 mechanized divisions, 6 mechanized divisions of there have not gone back to their bases. They're still up ahead. There is also certain amount of troops and formations which have come from outside the Tibetan sector. So these are the formations which will possibly be used in case of a bigger battle. So we have to keep a track of this while we go ahead with this engagement. देखिए, चाइनीज़ का ये आरोप कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान का एक कंटेंशियस इशू है, एक कंटेस्टेड टेरिटरी है, ये इसमें कोई मतलब नहीं बन सकता है। ये एरिया कभी भी कंटेस्टेड नहीं था, कभी भी चाइनीज़ ने पहले नहीं बोला हुआ है कि ये एरिया उनका है। भूटान में करीब 5 ऐसे एरिया है जहाँ पे चाइनीज़ और भूटानीज़ का डिफरेंस इन ओपिनियन है अबाउट किसका एरिया है या नहीं है। उसमें से एक था डोकलाम, जहाँ पे 2017 में हमारी करीब 73 दिन की फेस ऑफ हुई थी, और चाइनीज़ ने भूटानीज़ को ये भी बताया था कि अगर वो डोकलाम वाला वो एरिया दे देते हैं चाइनीज़ को, तो फिर जो बाकी 4 जो डिस्प्यूटेड एरिया वो दे देंगे वो भूटान को। ऑफ कोर्स भूटान ने वो बात नहीं मानी। तो अभी ये रेज करना कि भाई साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कंटेस्टेड एरिया है और इस एरिया में इसलिए इंटरनेशनल फंडिंग फॉर वाइल्ड लाइफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कंटेस्टेड एरिया है, तो इसका कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ और एक जो है एक छोटी सी आग लगाने वाली बात है।